एज ए सिंगर वी हैव सम राइट्स टू टेक सम मनी. जो कलेक्शन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस, उसमें से हमारा भी थोड़ा सा हक है, उसको हमें दे दो और आप एंजॉय करो. स्ट्रगल आज भी करना पड़ रहा है. ओके. बट क्या है कि बिना स्ट्रगल के ना जो आते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं पाते. मैं डैडी को देखा खुददारी, मामी को देखा दयालु, तो ये सब जो अपब्रिंगिंग है ना हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. हाँ जी. तो ये सब चीज़ देखने की वजह से ना मेरे को सक्सेस डाइजेस्ट करने में मेरे को ज़रा सा भी तकलीफ नहीं हुआ. मेरे को इंडस्ट्री में बहुत सारा ताने सुनाई दिया. बहुत सारे लोग मेरे को बोला दिस अ क्लोन, वन मोर क्लोन हैज़ कम. ये आप शत्रुता की बात कर रहे हैं, शत्रुता हमारे साथ उदित का है नहीं. सबसे जी, पहली बात हाँ तो ये जी. कह दूं कि उदित के साथ मेरा अच्छा दोस्ती है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. अभी के ज़माने में उस तरह के लिरिक्स नहीं बन रहे, उस तरह के कंपोजिशंस नहीं बन रहे. तो सिंगर्स एक टाइप होके गा रहे हैं. देखिए हमारे डैडी भी हमको कुमार सानू नहीं बनाया. तो जो अगर डैडी बना देते ना तो मैं कुमार सानू नहीं बनता. Hello and welcome to Let's Talk with Bollywood Bubble. Today I am in the presence of who I may call a legend. I am literally sitting in a room full of awards, and the man who's joining us today for an interesting conversation comes with an amazing body of work. But more than that, there are so many records that this particular guest has created that I feel privileged to be speaking to him today. So welcoming Kumar Sanu. नमस्कार. Hello sir. हेलो. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ. सर आई हैव टू टेल यू इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू स्पीक विथ यू. एक तो पद्मश्री, ऊपर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग संग इन वन डे. उसके ऊपर Yes. इतने सारे बैक टू बैक फिल्म अवार्ड्स. क्या है कि लोगों का प्यार है. अवार्ड तो चलो एक हौसला बढ़ाने की एक जरिया है हाँ जी. जो, बट असली जो है वो तो है लोगों का प्यार. लोग Right. प्यार करते हैं, लोग Yes. मेरा गाना सुनते हैं. आई एम लकी. बट यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 इयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में. ऑफ कोर्स 4 डिकेड. सो 4 4 decades. डेकेड्स हाँ, हो 4 चुके हैं decades. इस इंडस्ट्री में. वो कौन सा पॉइंट था आपके लाइफ में जब पता है अवार्ड्स मिल लाइक आपने आपका पहला अवार्ड जब रिसीव किया और उसके बाद वो एक आदत सी हो गई अवार्ड्स मिलने की? हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो यहाँ पे हर साल होता है. हाँ जी. तो उसी अवार्ड को पाने के लिए हम लोग सब बहुत हमारे मन में बहुत आकांक्षा रहते हैं. तो हम क्या करते हैं कि वो अवार्ड मिलेंगे. तो मेरा आशिकी से शुरू हुआ. Yes. आशिकी से एंड लगातार 5 साल मैंने वो अवार्ड लिया. वाओ. वही बड़ा अवार्ड जो है वो अवार्ड को मैंने 5 साल लगातार लिया. एंड उसके बाद मैंने बोला था कि भाई किसी और को अगर ये अवार्ड मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. अब उस साल भी वो अवार्ड मेरे को मिलने वाला था क्योंकि उस साल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुआ था एंड उसमें तुझे दिखा तो ये जाना सनम द बिगेस्ट हिट ऑल टाइम. यस आज भी आइकॉनिक सॉन्ग है. तो उस ईयर में ये गाना था. बट मीडिया की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. वो बोला कि सानू जी ने ये अवार्ड लेने के लिए मना कर दिया. अरे. ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था. तो उसके बाद उन्होंने हमको वो अवार्ड दिया नहीं तो उस साल में भी 6वां हो जाता. यस. इट्स अ रिकॉर्ड ऑलरेडी, बट ये 6ठा अवार्ड भी हो जाता. तो जो भी है यही है. बट जब आपको पहली बार एक अवार्ड मिला था आपके काम के लिए, उस टाइम क्या फीलिंग थी? देखिए मैं इतना डरा हुआ था. आपको वो अवार्ड का कोई सीन आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना डरा हुआ था. मेरा सांस बहुत फूल रहा था एंड किसी के हाथ से लेने के लिए. एंड अवार्ड जब हाथ में पकड़ा तब भी मैं कांप रहा था थर करके. एंड उस समय लोगों ने वहाँ से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कुछ 2-4 लाइन गाइए. हाँ जी. तो मैं कैसे करके गाया वो मुझे नहीं मालूम. एंड बहुत ही डरा हुआ था एंड बहुत ही पता नहीं क्यों इतना डर लगा. फिर बाद में वो एक आदत सी हो गई थी कि हर जगह हर बार जाएंगे और हमको अवार्ड मिलते रह रहे कंटिन्यू मिल रहा है. तो एक आदत सी हो गया. कुमार जी वो गाना गाइए कर देते थे. अरे वाह. आप एक सिंगिंग फैमिली से आते हैं तो बचपन से ही वो एक
वो था दिमाग में कि मुझे भी आगे जाके सिंगर बनना है? नहीं, सिंगर बनने का ऐसा कुछ ख्वाहिश बचपन में था नहीं। पहले तो मैं तबला प्लेयर था, आई वॉज ए तबला प्लेयर एंड तबला बजाया करते थे। सोचा था कि तबला चमड़े का इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो सब बजा बुझी के ज़िंदगी बिता देंगे, लेकिन गुनगुनाते भी थे। अच्छा। क्योंकि मेरा माहौल जो था ना घर में, वो एक प्योर क्लासिकल माहौल था। हाँ। एंड हम लोग गरीबी देखा, तो गरीबी में क्या होता है कि वो घर में ही डैडी क्लास करते थे सुबह से लेकर रात तक। तो नींद से उठ के वही क्लासिकल ठुमरी, ख्याल, भजन जो भी है, तो वो सब सुनते रहते थे। तो कान में ना वो चीज़ घुलता गया एंड माइंड में स्टोर होता गया। तो जब मैं एक दिन मौका मिला, जब मेरे को ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने गाने के लिए मजबूर कर दिया एंड बोला कि भाई आप गाइए, आपको गाना पड़ेगा, तो मैंने गाया। ओके। और देखा कि मैं गा सकता हूँ यार, तो लोगों ने बहुत तालियां बजाए। वाओ। फिर दूसरा गाना गाया, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया तो मेरे मन में एक हौसला आया कि भाई आई कैन सिंग यार, इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, अभी गाने में जाते हैं। ओके। फिर मैं गाना शुरू किया एंड दैट डे इट इज़ 1979 के आसपास होगा। तो गाना शुरू किया एंड उसके बाद पैसा भी मिलता रहा थोड़ा थोड़ा करके। फिर तो इस ये इंडस्ट्री शुरुआत- में आने का क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाउ डिड दिस हैपन? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं कलकत्ता में शो करता गया एंड मैं गाता गया, लोग मेरे को तारीफ करते थे कि भाई तुम्हारा गला किशोर दा से मिलता जुलता है काफ़ी। एंड किशोर कुमार के गाने ही मैं सब गाते थे, क्योंकि गला मिलता जुलता है, बोल दिया, कान में घुस गया, तो मैं उनको आइडल मान लिया था। एंड मेरा जो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो लोग जब बोलने लगे तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार कलकत्ता में रह के खाली गाना गाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो फार, यू हैव टू गो टू बॉम्बे, बॉलीवुड तो तब नहीं था उस समय, बॉलीवुड नहीं बोलते थे, बॉम्बे इंडस्ट्री। तो बॉम्बे इंडस्ट्री तो मैं कोशिश करता था कि भाई कैसे करके भाई बड़ा भाई से थोड़ा पैसा उधार लिया, ये सब कर के मैं बॉम्बे आया। एंड बॉम्बे आके मैं विद इन 5-6 डेज़ मेरे को होटलों में नौकरी मिल गया। ओके। हाँ, बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, रहने के लिए जो खर्चा होता है वो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अदरवाइज यू कैन स्टे, यू कैन सर्वाइव। तो मेरे को 6 दिन के अंदर मेरे को नौकरी मिला एंड होटलों में, मतलब होटल सिंगिंग में। ओके। अच्छा। हाँ, तो होटल में सिंगिंग और कुछ नहीं, हाँ, होटलों में नौकरी मिला कि मैं कुछ और तो कर ही नहीं सकते। गाना गाने के लिए मेरे को रखा गया एंड चेंबूर से शुरू हुआ ये मामला। तो चेंबूर में प्रीति रेस्टोरेंट, आराधना रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट था, जिसमें मैंने गाना शुरू किया था। वहाँ के सेठ ने मुझे पहचान लिया था, मतलब मेरा आवाज़ पहचान लिया था, और उन्होंने मेरे को रख लिया था। अच्छा खासा पैसा कमाता था मैं। उस पैसे से मेरे को मैं ना उस पैसे से कभी कुछ, मतलब उस पैसे को मैंने सही काम में लगाया। उस पैसे से मैंने, जैसे कि हमारे लिए हम कुछ डेमोज बनाए, रेगुलर डेमोज बनाता गया। एंड उस पैसे से हम ऑटो करके, रिक्शा, टैक्सी करके हम जाके म्यूज़िक डायरेक्टर के घर घर जाके उस डेमो को छोड़ा। मतलब आप लोग सुनिए। तो ऐसा करते करते फिर और उस समय मेरा एक चीज़ था कि टी सीरीज़ वाला जो है ना, गुलशन कुमार, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मैंने जब भी आया बॉम्बे में, और कुछ दिन के अंदर ही मेरे को उनका जो कवर वर्सन होता था, किशोरदा की यादें एंड ये, तो उस गाने के लिए वो मेरे को लेके जाते थे दिल्ली। एंड वहाँ पे 10-15 करके गाना गा के आते थे, पैसा लेके आते थे। तो ऐसा करके मैंने डेमो लेके जब म्यूज़िक डायरेक्टर के पास पहुँचा, तो म्यूज़िक डायरेक्टर में से एक जन का नाम मैं ज़रूर लूँगा, राजेश रोशन जी। राजेश रोशन जी बिलीव नहीं किया पहले कि ये हमारा गाना है, बोलते नहीं, किशोरदा का गाना उठा के लेके आ गया। फिर डुएट सिंगर जो था, उनको सुन के वो पहचाना कि नहीं, ये तो साधना नहीं है, ये तो कोई और सिंगर गा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ये मैं ही गाया आप। फिर उन्होंने मेरे को वचन दिया कि भाई बहुत जल्दी मैं तुमको बुला के गवाऊँगा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने बुला के गवाया भी। दैट वाज नॉट माय फर्स्ट सॉन्ग तो मेरे को जगजीत सिंह जी ने गवाया था। बट उन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छी तरह से, एक बोलता है कि ना, बहुत अच्छा गाना, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, वो जुर्म पिक्चर का गाना था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
उन्होंने मेरे को वो गाना गवाया था। वो गाना उस समय हिट नहीं हुआ, बट आफ्टर आशिकी वो गाना भी साथ में हिट हो गया। हाँ, लोग बोलते थे कि भाई कुमार सानू का गाना है, दुकान वाले को पूछते थे ना, कौन सा ये सानू जी का गाना है क्या? उस समय मैं सानू भट्टाचार्य जी था। हाँ, फिर कल्याण जी आनंद जी भाई ने मेरे को ये नाम दिया कुमार सानू। वाओ। बट वो एक लाइफ में वो कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं फेमस हो चुका हूँ अब? ये ना आज तक मेरे को नहीं हुआ कि मैं फेमस हो चुका हूँ। अच्छा। पर आई एम सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ मैं रहने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वो सब चीज़ देखा जो लाइफ लिविंग जिसको बोलता है ना गरीबी में, उस चीज़ को मैंने देखा। मैं डैडी को देखा खुददारी, मामी को देखा दयालु। तो ये सब जो अपब्रिंगिंग है ना हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ जी। तो ये सब चीज़ देखने की वजह से ना मेरे को सक्सेस डाइजेस्ट करने में मेरे को ज़रा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ। भले मैंने 22,000 गाना गा दिया, कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारा अचीवमेंट कर लिया, ठीक है। Absolutely. बट व्हाट आई एम बिकॉज मैं जो था आई वाज, तो वो मैं हूँ, आज भी हूँ। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होता है मेरे साथ बैठ के कौन चाय पी रहा है, मेरे साथ मैं बैठ गया। तो ये इंसान को, खास करके सेलिब्रिटीज़ को मेरे को ये मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मेंटेन करते भी है और बहुत सारे कर नहीं पाते। देखो जो डाइजेस्ट को पचा नहीं पाएगा ना वो टिक नहीं पाएगा Absolutely. इंडस्ट्री में। Absolutely. Yes. डाइजेस्ट को पचाना बहुत बड़ा, वो पचन शक्ति बहुत बड़ा होना चाहिए उनका, तब जाके पचा सकते हैं। तो जो भी है हमने इसको पचा लिया। तो आज भी मेरे को वो मोमेंट याद नहीं है कि हम फेमस हो गए। धीरे धीरे करके अपना अचीवमेंट बढ़ता गया। वो इतना धीरे धीरे बढ़ता गया ना, तो पता नहीं चला कि जल कब, पानी कब सर के ऊपर से आ गया। तो ये होता है ना। तो हमने कभी उस चीज़ को तवज्जो नहीं दिया कि आई एम फेमस। नो, आई एम नॉट फेमस। Very nice. Also, you know, as a 90s kid, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्यार की परिभाषा was कुमार सानू के गाने ने वो प्यार की परिभाषा हमारे लिए बना दिया था. But you know, to make that legacy, yeah, you know, to leave all this behind, I want to know, was there also a certain level of struggle that you saw in this industry? You know, मतलब आना इस इंडस्ट्री में एक बात होती है, बट टू एस्टैब्लिश एंड टू स्टे इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग. देखो स्ट्रगल आज भी कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि स्ट्रगल शुरू हुआ था, किया था, बस हो गया ना. स्ट्रगल आज भी करना पड़ रहा है. ओके. बट क्या है कि बिना स्ट्रगल के ना जो आते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं पाते. बिना स्ट्रगल के, मेरा कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रगलिंग में. तो खाली वो बारिश में भीग के स्टेशन में सो के, ये दिस इज नॉट स्ट्रगल. राइट. ये सब लोग बोलते हैं कि अपना थोड़ा सा सेंटिमेंट पाने के लिए लोगों का, कि दुखी हो जाए, आहा बेचारा स्टेशन में सोया, ओ अच्छा बारिश में भीग के, अच्छा. तो ऐसा कुछ नहीं था. मैं जिस दिन आया उस दिन से पैसा कमाता था और ऐसा कुछ सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा. बट मेरे को इंडस्ट्री में बहुत सारा ताने सुनाई दिया. बहुत सारे लोग मेरे को बोला दिस अ क्लोन, वन मोर क्लोन हैज़ कम. यस. एक और क्लोन आए हैं, ये कुछ दिन बाद फिर कलकत्ता चले जाएंगे. And I remember कि you know because he's a Bengali and he has a good voice is why he's chose to sing. That's why कल्याण जी भाई gave me the name कुमार सानू because of that Bengali. तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक सिंगर का ना तो कोई जात होता है ना कोई पात होता है. तो ये जो हमने बंगाली होने की वजह से जो हमें दिक्कत झेलना पड़ेगा, ये सोच के कल्याण जी भाई ने मुझे बोला तू इतना अच्छा उर्दू बोलता है यार, इतना तेरा क्लियर जो प्रोनाउंसिएशन है एकदम ऐसा क्लियर है कि पूछो मत. तो तेरा नाम जो सानू भट्टाचार्य है ना, उसमें ही लफड़ा हो जाता है. अरे बंगाली यार क्या करेगा. तो उन्होंने नाम दिया कि कुमार सानू रखता हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि तू कौन सा जात का है. ओके. हमने सर आप जैसे सोचे, सही सोचे. और मेरे को आज लगता है कि उन्होंने सही सोचा था उस समय. उसके लिए काफ़ी सारे जो मुसीबतें थी छोटा वो सब कट हो गया था. बट कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिक्स भी फेस की हुई है इस इंडस्ट्री में, जैसे आपने बहुत बोला सारा. लोग बोल रहे थे कि एक अदर क्लोन है. देखो पॉलिटिक्स तो फेस करना ही पड़ेगा. यस. बट पॉलिटिक्स फेस करो, उसको सॉर्ट आउट करो. खुद पॉलिटिशियन मत बन जाओ. राइट. अगर आप पॉलिटिक्स करोगे ना
तो आप मुसीबत में आओगे। ट्रू, वेरी ट्रू। उसको आप बढ़वा दे रहे हैं। नो, पॉलिटिक्स किया ना, उसको सॉर्ट आउट कर लो आराम से। और वो मैं किया, लॉन्ग लाइफ। पॉलिटिक्स तो आज भी हो रहा है, वो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। बट उस टाइम पे भी इंडस्ट्री में कंपटीशन हुआ करता था सिंगिंग इंडस्ट्री में। हेल्दी, Okay. हेल्दी, नॉट लाइक दैट के ये तू मैं, नो। Oh, हेल्दी, okay. हम कितना अच्छा गाएंगे और क्या हम हमारे गाने में क्या हम इम्प्रोवेशन और इम्प्रोवाइजन एंड जो उसको क्या बोलता है कि वैरायटी गाने में लाना, मॉड्यूल कितना मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं गाने में, ये सब चीज़ में हम ध्यान देते थे। Exactly. कितना फीलिंग्स में हम ध्यान देते थे। तो क्या है कि इम्प्रोवाइज करना, ये सब करना, ये हेल्दी कंपटीशन, कौन कितना ज़्यादा कर पा रहा है। तो उसमें हम निकल पड़े, हमारा निकल गया तो हम निकल पड़े, चल पड़े थोड़ा सा। तो ठीक है, ये हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल में होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉयज़ के अंदर, तो वैसे ही हेल्दी कंपटीशन है। इसमें हम कुछ माइंड नहीं करते, ठीक है, इट्स ओके। बट क्या है कि कभी ऐसा नहीं था कि भाई तू क्यों गाया, राइट। मेरा गाना तू क्यों छीन लिया, तेरा गाना मैं क्यों छीन लिया, ये सब नहीं हुआ कभी। यू नो, द रीज़न वाई मैंने आपको कंपटीशन का भी पूछा इज़ बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, मैंने एक चीज़ देखा कि आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, एंड दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट समबडी कि वो ईगो नहीं होता है व्हेन यू आर शेयरिंग दैट स्क्रीन विद समबडी. So, and even for that matter, I remember you, Udit Narayan ji and Alka Yagnik ji were like this amazing trio who've given some amazing songs. But kahin na kahin there is also this one narrative of your rivalry with Udit Narayan. Do you remember where did that start and what happened? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा एंट्री हुआ था 89 राइवलरी। देखिए, एक्चुअली ये आप शत्रुता की बात कर रहे हैं, शत्रुता हमारे साथ उदित का है नहीं। सबसे जी, पहली बात हाँ तो ये जी। कह दूं कि उदित के साथ मेरा अच्छा दोस्ती है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हम लोग अभी टूर करने जा रहे हैं, लंदन टूर करूंगा, उसके बाद और भी आयरलैंड जाऊंगा, फिर आम्स्टरडम जाऊंगा। बट हम लंदन में इन लोगों के साथ ही कर रहे हैं, अभिजीत, उदित सब हमारे साथ ही है। हम लोगों में ये नहीं है, हम लोगों में बहुत दोस्ती है। लेकिन क्या है, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो राइवलरी एक पैदा होता है ना, कि गाना लेके जो एक मन में होता है, वो होता ही है, हर एक को होता है। जैसे मैं जिस समय आया ना, उस समय उदित जी का एक फिल्म आया था, कयामत से कयामत तक, एंड इट्स अ मैश हिट, Yes. ट्रिमेंडस हिट हुआ था एंड बहुत अच्छा हिट हुआ था। आमिर गाया खान भी जूही बहुत अच्छा चावला था। वाला, हाँ, आमिर खान जूही चावला वाला. हाँ, और गाया भी उदित ने फैंटास्टिक गाया था, कोई तुलना ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, उनका मार्केट शुरू ही होने वाला था, कोई हिट होता है तो शुरू ही होना था। दैट टाइम आशिकी कैम Oh. 89 में। तो ये मन में हो सकता है कि भाई चलो ठीक है। बट उसके बाद भी उदित ने बहुत सारा काम किए, बहुत सारा अच्छे अच्छे गाने हम लोगों को दिए, बहुत सारा, एक आध नहीं, बहुत सारा दिए। एंड आई फील कि कुछ गाने तो ऐसा है कि उदित गाया, यार मैं गाते तो अच्छा होता। दीज आर नॉट राइवलरी, Yes. दीज आर द हेल्दी कॉम्पिटिशन, True, very वॉट एवर आई एम सेइंग। Correct. तो ये जो है, उनके मन में थोड़ा सा हुआ, अरे यार ये कहाँ से आ गया। और तो लोगों ने एक- शायद उसे राइवलरी का नाम उस दे समय दिया. लोगों ने ये बनाते हैं कि भाई ये दोनों में झगड़ा, ये वो कुछ नहीं है, वी आर गुड फ्रेंड। क्या बताऊँ आपको, हम लोग साथ में शोज़ भी करते हैं, हम साथ में ट्रैवल भी करते हैं, हम साथ में हम खाते भी है, पीते भी है साथ में। सॉरी, दारू नहीं, दारू हम पीते नहीं हैं हम खाते हैं बस। ऑल्सो कहीं ना कहीं लोगों को एक ये भी गलत फहमी है कि कुमार सानू लेफ्ट द इंडस्ट्री. एक समय था जब आप पॉलिटिक्स में थे, उस वजह से लोगों को ये गलत फहमी है कि कुमार सानू लेफ्ट द इंडस्ट्री एंड देन ही अगेन मेड अ कम बैक. बट इन माई मेमोरी आई डोंट रिकॉल कुमार सानू एवर लीविंग. यस, या आपने ठीक से सोचा कि हमने इंडस्ट्री को कभी छोड़ा नहीं था। हाँ, बीच में एक बंगाली फिल्म के लिए मेरे को जाना पड़ा था कैलकाटा में शूटिंग के लिए। उस समय मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था, एक डेढ़ महीना कंटिन्यू हमको शूट करना पड़ा था, शूटिंग के लिए जाना पड़ा। तो उस समय ना मैं थोड़ा सा गैप हो गया था। तो चलो अच्छी बात है, उस समय बहुत सारे सिंगर्स आए, एंट्री लिए, बहुत सारे सिंगर्स को काम मिले, अच्छी बात है।
तो हमने कभी इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं गया था। और पार्टी पॉलिटिक्स की जो बात है, मैं अटल जी को बहुत प्यार करता हूँ। जी। तो अटल जी के पार्टी में मैंने एक बार ज्वाइन किया। मेरा वो अनाथ बच्चे का जो स्कूल वूल चलता है, मैं सोचा उसमें थोड़ा हेल्प वेल्प हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि पार्टी में अगर आप हमारे जैसे लोग जाते हैं, हमको समय देना पड़ता है, बहुत सारे समय देना पड़ता है जो हमारे पास है नहीं। Right. हम इतना समय दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे एक डेडिकेशन होता है हम म्यूज़िक के प्रति। दूसरा डेडिकेशन अगर पॉलिटिक्स में जाऊं तो फिर इसका हैम्पर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने गया तो था ज़रूर पॉलिटिक्स में, बट हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ओके। दिल बीच बीच में करता है, क्योंकि आई लव मोदी जी, आई लव अटल बिहारी वाजपेयी। तो दिल करता है कि इन लोगों के लिए कुछ करूं ऐसा लगता है। लेकिन जब भी सोचता हूं कि भाई एक्टिवली पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, तब मैं पीछे कदम खींच लेता हूं। मैं एक्टिवली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा इतना कमिटमेंट होता है। लोग मेरे को सुनना चाहते हैं, हमको शोज़ को अटेंड करना पड़ता है, रियलिटी शोज़ है, इंटरव्यूज़ है, रिकॉर्डिंग्स सबसे बड़ी बात है। Right. रिकॉर्डिंग्स आज भी चल रहा है जिस तरह से, तो इस सब में समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत ही मुश्किल होता है। ऑल्सो sir, 4 decades in this industry, कभी वो थॉट आया है कि हाउ डू आई स्टे रेलिवेंट, या हैज देयर एवर बीन अ टाइम जहां आपको कभी वो फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन का एक वो रहा है? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने रानी मुखर्जी जी का पूजा होता है, दुर्गा पूजा। हाँ जी। वेरी रिसेंट जी। एंड मैं शो करने गया था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। तो मैंने जब गाना शुरू करता हूँ ना, कोई भी गाना शुरू करता हूँ, तो सारे ऑडियंस मेरे साथ गाता है। राइट। तो मैं उनके आंखों में बैठा नहीं हूँ, मैं उनके दिलों में बैठा हुआ हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि हर गाना वो बाई हार्ट गा रहा है। फिर मैं पब्लिक को बोला कि भाई तुम हमारे साथ एक गाना गाओ, जब कोई बात बिगड़ जाए सबको गाना पड़ेगा। तो एवरीबॉडी सैंग, होल क्राउड गा रहा है, आप सोचो, और करेक्ट वर्ड के साथ। कोई भी गाना मैं गा रहा हूँ करेक्ट वर्ड के साथ, सारे लोग, पहला 3-4 रो तो मैं देख ही रहा हूँ कि लोग साथ में गा रहे हैं। सांसों की ज़रूरत है जैसे गा रहे, मान लो कमाल है यार। तो हम वही बात बोला कि हम लोगों का दिल खरीदा, ना कि और कुछ खरीदा। तो प्यार इसी तरह से दिल से लोग प्यार करते हैं। तो हमको कभी सोचना नहीं पड़ा जे हम कभी आउट हो जाए या हम कभी गुमनाम हो जाए। Right. नो, इतना जल्दी तो मैं होऊंगा नहीं। टोटली। क्योंकि मैंने इतना गाना गा चुका हूं और इतना अच्छे लिरिक्स ऊपर वाले ने मुझे दिया, इतना अच्छे कंपोजर्स के म्यूज़िक मुझे मिला। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इसको भुलाया नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ऑल्सो सर, समटाइम बैक में एक प्लेबैक सिंगर का ही इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं प्लेबैक सिंगिंग एज एन इंडस्ट्री has not been valued in Bollywood so much in terms of in terms of payment also, that singers are paid lesser and things like that. I want to know आपका क्या मानना है उस चीज़ पर? देखिए, हमें मानना है कि भाई एक सिस्टम पहले चलता था कि हम थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, आप आके गाना गा दो, आपका जो रेट है आप ले लो, गाना गा दो। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसको गाते थे, सब ठीक है। लेकिन बाद में उस गाने को लेके तुम फिर बिजनेस शुरू किया, तुमने गाना गवाया, तुमने कैसेट बेचा, बहुत पैसा कमाया, सीडी बेचा, बहुत पैसा कमाया, कंपनीज को पैसा मिला, हो गया काम, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ना हम मांग रहे हैं कुछ, ना तुम दे रहे हो कुछ, ठीक है, वो ओके। नाउ यू स्टार्ट बिजनेस विद आवर सॉन्ग्स। चाहे वो रेडियो हो, आप बोल रहे हो कि आप गाना बजाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो मैं पीछे से बोलूँगा भाई मैं भी हूँ लाइन में। करेक्ट। दिस इज नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली। तो वो सब जगह से पैसा कलेक्ट करेंगे, तो भाई व्हाई नॉट सिंगर्स? म्यूजिशियंस को मिल रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर को मिल रहा है, लिरिक्स राइटर को मिल रहा है, कंपनीज को मिल रहा है, खाली एक सिंगर क्यों छूट जाए? इसीलिए हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया एंड बहुत लड़ा, बहुत देर तक लड़ा, एंड ये फैसला हो गया कि अभी उनको देना पड़ेगा, और दिया भी। रॉयल्टीज़, Yes. वही मैं बाद में आ रहा था, रॉयल्टीज़। तो दैट कॉल रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अभी उसको देना पड़ रहा है, देना ही पड़ेगा। तो ये जो हमारा मांगना है, मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर राइट, हम लोग सही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप हमको इससे ज़्यादा दे दो, कुछ तो दो। एज ए सिंगर वी हैव सम राइट्स टू टेक सम मनी,
जो कलेक्शन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस, उसमें से हमारा भी थोड़ा सा हक है, उसको हमें दे दो और आप एंजॉय करो। टोटली। यू नो सर, लाइक यू मेंशन्ड कि एक बिजनेस बन चुका है आज कहीं ना कहीं सिंगिंग इंडस्ट्री, मोर देन एन आर्ट, इट्स बिकम कमर्शियल. You know, this music video culture has come in, and a lot of technological changes have come in. आज की इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या मानना है? हाउ मच हैज इट चेंज्ड? देखिए अभी क्या है कि एक फिल्म में सिंगिंग का महत्व तो कुछ दिन पहले तक था ऐसा, अभी तो फिर से शुरू हुआ। सिंगिंग का जो एक दायरा था ना, एक टेरिटरी था म्यूज़िक का, उसको ना सेकेंडरी कर दिया था। हाँ जी, बीच में एक सिस्टम ऐसा चालू हो गया था कि भाई पिक्चर बनाओ यार, गाना कोई भी गा लेगा, चलो ठीक है, कुछ भी म्यूजिक हो जाएगा चलेगा, ऐसा एक टेंडेंसी था। नाउ इट इज इट्स बिकमिंग एक राउंड लेके घूम के फिर आ रहा है। तो अभी ये शुरू हुआ, लेकिन इतने जो गैप जो गया ना, इस गैप में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई हमारा टैलेंट को हम क्यों बर्बाद करें, सिंगल्स निकलना शुरू किया। एंड Independent सिंगल्स, music. हाँ, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनना शुरू तभी से हुआ जब उनको प्रॉपर स्ट्रीम में नहीं मिल रहा था। तो बोले ठीक है, हमारा टैलेंट को हम खुद ही दिखाते हैं लोगों को। तो इट्स गुड थिंग। आई थिंक म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी क्या है, सिंगल्स में बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 दिन पहले भी मैंने इनका क्या बोले, आदित्य देव का जी। एक गाना गा के आया, जो सुनिधि और मैं और रफ्तार, हाँ, रफ्तार रैप कर रहा है, सुनिधि गा रहा है हमारे साथ डुएट। सोचिए, हम 4 डिकेट्स वाला सिंगर और रफ्तार आज के डिकेट का, सुनिधि मिडल। तो ये चीज़ हो रहा है, ये Yeah. फिर से हो रहा है, एंड दैट इज़ गुड। एब्सोल्युटली. दैट इज़ गुड फॉर म्यूज़िक इंडस्ट्री, मतलब सुनने वाले लोगों के लिए अच्छा है, अच्छा खबर है ये। Auto tuning has come in. We also see a lot of टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। true. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा पॉइंट्स भी बहुत है, बुरा पॉइंट्स थोड़ा बहुत है। जी, बुरा पॉइंट शायद कि नॉन सिंगर को आप सिंगर बना रहे हो। हाँ जी, मैं उसी That is- पर आ रहा था नहीं, कि वो जाओ मत ना, उतना दूर डिटेल में जाओ मत। मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन सिंगर को सिंगर बनाना ये बुरी बात है, लेकिन आपका समय को बचाना ये टेक्नोलॉजी का बहुत प्लस पॉइंट है। यस, अभी समझ लीजिए कोई को सिंगर के पास टाइम, वो टाइम में टाइम हुआ, ठीक है, आके गा दो। किसी के पास अभी टाइम है, वो अभी गा दे। किसी के पास 3 दिन बाद टाइम है, तो ये ट्रैक फैसिलिटीज़ है। एंड साउंड का नया नया कार्ड आ गया, साउंड कार्ड आ गया, नया नया थोड़ा सा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि चेंजेस ऑलवेज हैपन, चेंजेस ऑलवेज होगा। इस चेंजेस को कौन अच्छी तरह से चेंजेस को लेता है, कौन बुरी तरह से लेता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लोगों के ऊपर। ओके, बट यू नो सर, एक कहीं ना कहीं ये डिबेट हमेशा चलता रहा है कि एक्टर बिकमिंग अ सिंगर एंड सिंगर बिकमिंग एन एक्टर. मैंने भी एक्टिंग किया, तो अभी हुआ था मेरे को थोड़ा सा ईचिंग हुआ था करने के लिए। ओके, हाँ, उसको हिंदी में बोलता है खुजली। हाँ, थोड़ा सा हुआ था, मैंने देख लिया। तो ऐसा एक्टर्स को भी हो ही सकता है, थोड़ा गाना गा के देख लेते हैं, तो इसमें बुरी बात कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो रेगुलर सिंगर तो है नहीं, वो कहीं एक आध गाना गा लिया तो कोई बुरी बात नहीं है ना। इट्स गुड, ट्राइंग एवरीथिंग ट्राइंग। चलो, और उसमें तो देखो उनके प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मैं कोई हीरो के लिए गा रहा हूँ और हीरो खुद गा रहा है। हीरो का ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है और मैं हीरो पे डिपेंडेबल। ये हीरो गाएंगे मेरा गाना तो हिट हो रहा है, गाना अच्छा होगा, म्यूज़िक होगा, सब टीम वर्क है, बट मेन तो आखिर में तो हीरो के मुंह से ही निकलेगा। हाँ जी, तो हीरो जब खुद ही गा देते हैं, इट्स गुड थिंग ना, ऑलरेडी उसका मार्केट बना हुआ है, नाइस. उनको नया करके कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ अ थिंग, ठीक है, इट्स ओके। ऑल्सो यू नो, हम इस कल्चर से आते हैं कि यू नो जहाँ म्यूजिक हैज़ बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट हम सबकी लाइफ में. आर मूवीज आर ऑल्सो फिल्ड विथ म्यूजिक. तो कहीं ना कहीं यू नो जनरेशन टू जनरेशन एक वो होती है बात. लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि हमारे ज़माने के गानों में जो बात थी वो आज के ज़माने के गानों में नहीं है. आई वॉन्ट टू नो एज अ सिंगर प्रॉबली यू नो आज के ज़माने के सिंगर्स में वो बात है या नहीं है. इसमें डिपेंड करता है 2-3 चीज़ के ऊपर। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको। जैसा पहली बात तो यह है कि कोई सिंगर्स का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यस, आपके डैडी जो बोल रहे हैं ना कि हमारे ज़माने का सिंगर जो गाते थे, गाना जो गाते थे,
उनके ज़माने में आप देखो हर एक सिंगर का आइडेंटिफिकेशन था। हाँ जी, मुकेश जी गा रहे हैं, रफ़ी साहब गा रहे हैं, किशोर दा गा रहा है, या KL साहब सब गा रहा है। उससे भी पहले जाओ CH आत्मा जी एंड बहुत सारे लोग। तो उन लोगों का ना एक आइडेंटिफिकेशन था, वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ 90s तक। हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने बनाया। आप गाना सुन के बता सकते हो कि भाई कुमार, तो आप बोलेंगे ना, जब हम गाना गाते हैं, हम जब हमारे जो गाना सुनते हैं, तो आप बोलेंगे कि उस ज़माने का म्यूज़िक यार कितना अच्छा था। उस ज़माने में हम लोग अपना आइडेंटिफिकेशन बना के उस ज़माना को मनाया। वो जो खूबसूरत ज़माना है, उसमें अपना आइडेंटिफिकेशन हर म्यूज़िक डायरेक्टर उसका डेडिकेशन, हर लिरिक्स राइटर उसका डेडिकेशन देके उस ज़माना को बनाया था। राइट, अभी जो ज़माना है, अभी जो ज़माने में, अभी के ज़माने में उस तरह के लिरिक्स नहीं बन रहे, उस तरह के कंपोजिशंस नहीं बन रहे। तो सिंगर्स एक टाइप होके गा रहे, तो अपना आइडेंटिफिकेशन बन नहीं रहा। जैसे आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा तो ये ज़माना भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे कि आप देखा कि अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, जी, है ना। तो अरिजीत सिंह के जैसा बहुत अच्छा गाता था। के सब वर्सेटाइल सिंगर। तो ये लोग ऐसा 2-4 और आ जाएगा तो एक ज़माना और बन जाएगा। तब आगे का जनरेशन बोलेगा भाई हमारे उस ज़माने का सिंगर क्या गाते थे। एब्सोल्युटली। तो ये होता ही रहता है। बट इस जनरेशन में आपको लगता है कोई ऐसा है जो 28 गाने एक दिन में रिकॉर्ड कर पाए? दैट आई डोंट नो। देखिए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गावस्कर का तोड़ा सचिन ने, सचिन का तोड़ा विराट कोहली या कोई धोनी या कोई। तो रिकॉर्ड तोड़ने से उसका कोई रुतबा कम नहीं होता है। हाँ जी, किशोरदा से मैंने ज़्यादा गाना गाया, इसका मतलब क्या, किशोरदा का रुतबा मैंने कभी उनके पैर के धूल की बराबर हो सकूंगा? जी नहीं हो सकूंगा। राइट, तो जो जगह बना के रखता है उस जगह को वो कायम रहता है, उससे कोई उसको हिला नहीं सकता। चाहे कितने भी गा लो, कितने भी कर लो, आप रफ़ी साहब को हटा नहीं सकते उस जगह से। लता जी को आप हटा नहीं सकते, किशोरदा को हटा नहीं सकते। हाँ भले आपने अच्छा गा लिया, आपने बहुत अच्छा एरा क्रिएट किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका जो जगह है वो जगह उनका ही है। वो जगह पे कोई नहीं जा सकता, ना कोई उसको तोड़ सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। और यू नो लाइक यू मेंशन, आपके टाइम पे काफ़ी हेल्दी कंपटीशन हुआ करता Yes. था, बट आज के इंडस्ट्री में, आज के म्यूजिक अरीना में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन इज बिकम वेरी कट थ्रोट एंड यू नो इट स्पिल्स इनटू दैट बीइंग इन दैट वेरी यू नो टॉक्सिक स्पेस। एक तो छोटा सा हाउ डू यू डील विद दैट? हाँ, एक छोटा सा बातों में आप बोल सकते हैं। उस समय हेल्दी कंपटीशन था, अभी बीमार कंपटीशन है। हाँ, आप एक छोटी सी बात में समझ जाओ, बाकी आपको डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी कंपटीशन आज अगर होता तो बहुत अच्छा होता, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता सबके लिए। बट बीमार कंपटीशन में भी कुछ अच्छे चीज़ निकाल के आते हैं, वो सुनने को दिल करता है। ये कि अब हमारा कंपोज़र है, हमारा लिरिक्स राइटर है, ये लोग को ये सोचना पड़ेगा कि बीइंग ए सेलिब्रिटी दे हैव सम सोशल लाइबिलिटीज़। यस, कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य जो होता है उसका पालन करे, तो फिर अच्छा चीज़ निकल के आ जाएगा। समाज को, सोसाइटी को आप जो देंगे, सोसाइटी में उसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। बिकॉज ऑफ हीरोज़, बिकॉज ऑफ सिंगर्स, बिकॉज ऑफ लिरिक्स, हर चीज़ का इफेक्ट ना समाज में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप समाज के जो दोगे आप वही पाओगे। एब्सोल्युटली। ऑल्सो यू नो सर, पिछले कुछ सालों में योर फैमिली लाइफ हैज़ बीन in discussion, and you know I'm talking in context of Jan coming on Big Boss and you know speaking about the family life. As a father, I want to know first of all, do you have any regrets? मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इस बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Yes. आई डोंट वांट टू डू अ कमेंट Okay. ऑन दैट। अदर एल्स आप कुछ But पूछ सकते हो। हाँ जी, you know, also from what I know, Yeah. you have a family in America, या LA, Los Angeles, right? And your daughter is also becoming a singer and an actor. ऑफ कोर्स शी इज एक्टर, सिंगर, कंपोजर, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको बोलता है वहाँ पे। एंड शी इज़ डूइंग नाउ टीवी सीरियल इन अमेरिका। शी इज़ शूटिंग जस्ट नाउ, शी इज़ इन सैन फ्रांसिस्को, शी इज़ Okay. शूटिंग।
एंड शी इज़ अ सिंगर. आपने देखा होगा सोनी से भी निकला बहुत सारे गाने, और उधर तो इंग्लिश गाने तो उनका यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा. इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हाँ, ओके क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड में हमको कोई नहीं जानता. जी. नोबडी नोज मी. ये सब उनका खुद का टैलेंट है. खुद Okay. का टैलेंट की वजह से आज वो जो कुछ भी कर रहा है उसके माँ की वजह से. माई वाइफ Yes. सलोनी. मैं एक चीज़ देखा कि मैं आज यहाँ पे सुकून से काम कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सलोनी, बिकॉज ऑफ माई वाइफ सलोनी. क्योंकि वो सारे चीज़ का वहाँ हैंडल करते हैं. सारी चीज़ उन लोगों का पढ़ाई लिखाई, उन लोगों का जो कुछ भी ड्रेस सेंस से लेके एवरीथिंग शी इज़ डूइंग. आज मैं निश्चिंत होकर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. आप सोचिए, हम काम कर रहे हैं, हमें मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे वहाँ पे एकदम सेफ है और सही काम करेगा, सही काम कर रहा है. तो शी इज़ अ वुमन जो निस्वार्थ वुमन होता है ना, निस्वार्थ है इन मेरे लिए. एंड शी ऑलवेज विथ मी इन माई हैप्पीनेस, इन सैडनेस. Okay. शी वॉज ऑलवेज विथ मी एंड आई फील प्राउड कि मैं इतना दिन बाद मैं सुकून से यहाँ से जी रहा हूँ बिकॉज ऑफ हार सलोनी. Also, does your daughter plan to come to Bollywood या ऐसा कोई plans है यहाँ देखिए, बॉलीवुड में वो आएंगे ना, तो मैं किसी को रेफरेंस करूँगा ना मैं किसी को बोलूँगा उनको काम दो. मैंने उनको पहले ही बता दिया. उसके मॉम एग्री किया, बोला नहीं डैड को परेशान मत करो, तुम एक काम करो, तुम जाओ, हम तुम्हारे एक डैड को बोलो एक मैनेजर रख दे. तो हमने एक मैनेजर का बंदोबस्त कर दिया. ओके. बाकी वो लोग क्या कर रहा है अभी, खाली मेरे को अभी कुछ दिन पहले सुनाई दिया कि वो एक इंडो ऑस्ट्रेलियन हिंदी मूवी साइन किया. ओके. जो नीना गुप्ता एंड मिहिर के साथ. अमेजिंग. मेरे को खबर दिया तो मैं बोला बहुत बड़ी बात है यार, तुमने साइन कर लिया. बोले हाँ, मैंने स्टोरी सुना डैड, कि स्टोरी देखा, स्टोरी में बहुत अच्छा है. एक इंडो अमेरिकन गर्ल उसका कहानी है एंड नीना गुप्ता इज़ देयर एंड मिहिर. तो मैंने बहुत खुश हुए. राइट. देखिए, हमारे डैडी भी हमको कुमार सानू नहीं बनाया. करेक्ट. तो जो अगर डैडी बना देते ना तो मैं कुमार सानू नहीं बनता. True. आपके सामने बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, बड़े बड़े लोगों का बेटे, बड़े बड़े लोगों का बेटियाँ. बिल्कुल. तो क्या होता है कि हम खुद स्ट्रगल करके जो चीज़ को पालेंगे एक बार, उसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता. तो हमने खुद स्ट्रगल करके कुमार सानू बना, जो कुछ भी बना. वो लोग को भी वही सलाह दिया, वही अपब्रिंगिंग दिया कि तुम खुद कुछ करके कुछ बनो. मेरी छोटी बेटी अभी अमेरिकन लॉ पढ़ रही है. वाओ. शी इज़ 18 ओनली. अभी वो 2 साल में वो अमेरिकन लॉयर बन जाएंगे. प्लस शी इज़ अ कंपोजर. अभी मैंने उसका कंपोजिशन में एक गाना अमेरिका में इंग्लिश गाना गा के आया. बताइए, मेरे को छोड़ा नहीं, बोलता डैड यू हैव टू सिंग. मेरा कंपोजिशन है, तो आप सुन के देखो. तो मैं सुना, बहुत अच्छा लगा. मैं बोला यार, मेरे से इतना तेरा अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोला जाएगा? बोले मैं बुलवा लूँगा, मैं बुलवा लूँगी, आप चलो. तो स्टूडियो में लेके जाके मेरे को वो गाना गवाए एंड बहुत अच्छा कम आउट हुआ उसका, बहुत अच्छा आया. एंड शनन के साथ डुएट कर दिया उसको. You know, you are a self-made man. I'm very glad to see that, you know, you are even making your daughter a self-made woman and Yes, independent yes, of and all course. of that. Self-made होने पर आपका ओपिनियन क्या है? Because you know you've been through that journey. नहीं, सेल्फ मेड मैन या वुमेन जो भी होगा, आप एक चीज़ याद रखना कि सेल्फ मेड का मतलब है कि इंडिपेंडेंट. जी. इंडिपेंडेंट होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हर चीज़ का जो वैल्यू है वो आप पता करते करते ऊपर आ रहे हो. हर चीज़ का वैल्यू. आज आपको अगर पूछा जाए जी भाई आलू का क्या भाव है, आई कैन से आलू का क्या भाव है. आज मैं बोल सकता हूँ प्याज का क्या भाव है, टमाटो का क्या भाव है, हम बोल सकते हैं. हम खाली गाना गाते हैं ऐसा नहीं है. आज टीवी में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, रूस यूक्रेन का युद्ध में क्या हो रहा है वो भी मैं. तो हर चीज़ का एक जो वैल्यू होता है ना, यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स को. आप पार करते करते आप एक जगह पे पहुंच रहे हो, तो आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है. जब आप कोई म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने जाओगे, सो यू कम टू नो कि व्हाट ही वांट, व्हाट ही वांट्स. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है. सेल्फ मेड होना और इंडिपेंडेंट होना. किसी के ऊपर डिपेंड होके अगर आगे आते हैं ना,
तो डिपेंडेबल ही हो रह जाता और है, शायद वो ज़्यादा टाइम चलता भी नहीं है। चलता नहीं है किसी भी हालत पे, ज़्यादा टाइम बोल के ना, चलता ही नहीं है। ऑल्सो हमारे हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में एक वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक आया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। उसको आप हाउ डू यू परसीव दैट? देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कंट्री, ये कितनी बड़ी गलत बात है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक जो है इतना रिच है, वो लोग आके हमसे ले जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। राइट। ये इंस्ट्रूमेंट्स सारा तबला, ये वो सब, सितार वितार, वायलिन, आप तो देखा होगा, वो लोग जाके वो गाने में, इंग्लिश गाने में इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप बताओ, तो हमको क्या ज़रूरत है हम वेस्टर्न कंट्री से उधार ले? ज़रूरत नहीं है। लेकिन है कुछ लोग जो करते हैं, सोचता है कि फलाना गाना हिट हो गया इंग्लिश में, तो उसी टाइप का अगर हम कुछ बना दें यहाँ पे तो ये भी हिट हो जाएगा। ये थॉट है, अपनी अपनी थॉट है। तो उस तरह के वो लोग कोशिश कर रहा है, कोई लूप्स करके वो कर रहा है। बट आई थिंक कि हमारे हिंदुस्तान में इतना रिच म्यूज़िक है ना। हमारे हिंदुस्तान में आप सोचो ना कितना स्टेट्स है, हर एक स्टेट्स का अलग अलग कल्चर, हर एक का अलग अलग म्यूज़िक। हिट वही गाना स्टे करता है, जो कुछ भी होता है आपने देखा होगा, जो हमारे इंडियन बेस म्यूज़िक होता है हाँ जी। वो गाना हिट स्टे करता है। आप आशिकी से लेके आप कोई भी गाना, कायमत से लेके आशिकी से लेके आप कोई भी आगे तक चले जाइए, दम लगा के है तक आप चले जाइए, अब गानसन गुलाब तक चले जाइए, आप देखिए वही गाना चलता है जो रोमांटिक बेसिक इंडियन सॉन्ग्स, एब्सोल्युटली। वही गाना प्योर बेसिक क्लासिकल, प्योर बेसिक भजन बेस्ड या ठुमरी बेस्ड, देखो वही गाना चलता है। तो हमको ज़रूरत क्या है बाहर से लेने की? और यू नो सर, वो जो शानू जिसने गरीबी देखा हुआ है, जो सपने देखकर बम्बई आया हुआ था, अगर आपको आज मौका मिले उस शानू को कुछ बोलने का, द कुमार सानू who's achieved so much in life, if you get a chance to go back in time and tell that Shanu from back then कि something, what would you tell that Shanu? मैं बोलूँगा कि बेटा तू एक, तेरा जो उसूल है वो उसूल पे कायम रहना। तू ये उसूल से शुरू किया था। उसूल मतलब उसूल में बहुत कुछ है, हाँ जी। खुददारी है, दयालु होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंसी एंड सब चीज़ जो है तेरे में, उसको बरकरार रखना। अमेजिंग सर, ये थोड़ा सा क्लीशेड सा बात होगा, बट 22,000 गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? एक गाना बोलना बड़ा मुश्किल है। मेरे दिल के करीब कुछ गाने हैं, उनमें से एक गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, क्योंकि डेफिनेटली ये मैं सब हर जगह पे बोलता हूँ। दिल के करीब वाला गाना पूछेंगे तो एक ही गाना आता है, वो जब कोई बात बिगड़ जाए, बिकॉज इसका जो लिरिक्स है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा, ना कोई है ना कोई था ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा, यस, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ये जो गाने का लिरिक्स है ना, ये अब अल्लाह के सामने भी जाके गा सकते हो, भगवान के सामने भी जाके गा सकते हो, माँ बाप के सामने भी जाके गा सकते हो, अपने बीवी का हाथ पकड़ के भी आप गा सकते हो, आप बच्चे के साथ भी बैठ के गा सकते हो, बच्चे को भी बोल सकते हो, मतलब एवरीवेयर ये फिट बैठ जाता है। ऐसा एक लिरिक्स इन दी वर्स हमने लिखा जिसका मीनिंग आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी के साथ आप गा सकते हो इस गाने को। ये कितने बड़े गाने हैं मेरे लिए। तो अब मैं जब बोलता है ना दिल के करीब कोई गाना, तो मैं इस गाने का नाम लेता हूँ। और सर मेरा सौभाग्य होगा आपको लाइव सुनने का, तो अगर आप कुछ लाइंस गा दे तो बहुत अच्छा होगा। है, ऑफकोर्स, क्यों नहीं गाऊंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। Wow, actually goosebumps आ गए। But thank you so much for removing time and doing this with us. मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैं बहुत नाम सुना था
ये बबल का जी, मेरे अंदर भी बबल हो रहा था कि कब ये मेरे साथ बैठे और मेरे को लोगों के साथ रूबरू कराए। तो थैंक यू आपको एंड बॉलीवुड बबल को कि Thank you, आप sir. लोगों ने हमें ये मौका दिया। हाय, दिस इज़ कुमार सानू। यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।